नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और त्योहारों का मौसम बीत चुका है और कहीं ना कहीं चुनावी मौसम भी बीतने वाला है, क्योंकि राजस्थान में भी वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ तेलंगाना में वोट डाले जाने की प्रक्रिया है, वो बाकी है और 3 को नतीजे आएंगे। लेकिन 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का मुकाबला। भारत को हार मिली और उस दर्द को हम सब दोबारा नहीं याद करना चाहेंगे। लेकिन उसके बाद जो राजनीति हुई है उसने कहीं ना कहीं एक तरीके से दर्द पर जो नमक छिड़कने की बात होती है ना, वो देखने को मिली। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया मोदी पर निशाना साधते हुए कि पनौती की वजह से हम मैच हार गए। ममता बनर्जी उठी तो उन्होंने कह दिया कि अगर कोलकाता और मुंबई में अगर मैच होता तो जीत जाते, लेकिन गुजरात में और अहमदाबाद में हुआ इसलिए हम हार गए। सर, किस तरह की राजनीति हो रही है और इन बयानों से आपने क्या समझा है कुछ? देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मैच हारे तो जाहिर सी बात है कि हर भारतीय को उसका दुख हुआ। और जो क्रिकेट विश्व कप ख़त्म हो गया, खिलाड़ियों ने अपना खेल खेला, अपना प्रदर्शन दिखाया और वो अपने दूसरे काम पे लग गए। लेकिन राजनेता अभी भी खेल रहे हैं और उसी विषय पर खेल रहे हैं। टारगेट पर गुजरात है। जी, टारगेट पर गुजरात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जैसा आपने कहा कि वो कह रही हैं कि अगर वो कोलकाता के ईडन गार्डन में या मुंबई के वानखेड़े या कहीं और भी होता तो हम जीत जाते। तो ये पहली बात तो वो किस आधार पर कह रही हैं, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हों, या हमने अशोक गहलोत का बयान देखा, या तमाम विपक्षी जो नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं। गुजरात में क्रिकेट मैच के जो फाइनल खेला गया उसको आयोजन को लेकर, या स्थानीय दर्शकों को लेकर, या स्थानीय नेताओं की उपस्थिति को लेकर, तो उसके विरोध में जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ये दिखाता है कि आप एक राज्य के प्रति नफरत फैला रहे हैं। और ममता बनर्जी का बयान तो साफ साफ इस कैटेगरी में आता है कि आप एक राज्य के प्रति नफरत फैला रही हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो गुजरात है उसका भारत की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान देते हैं राज्य, उसमें से गुजरात है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम भारत में देखें तो निजी क्षेत्र में ख़ास तौर पर रोजगार का बड़ा स्रोत गुजरात है, जिसमें कि देश भर से श्रमिक या और भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग वहाँ पर जाके काम करते हैं। और इसके अलावा भी देखिए, आपको गुजरात की अगर चकाचौंध नहीं भा रही है, गुजरात की तरक्की आपको नहीं भा रही है, आपके अपने कर्मों के चलते आपके राज्य में अंधेरा है, तो उसके लिए आप गुजरात को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपको अपने अंतर्मन में, अपने गिरेबा में झांकना होगा कि आपसे कहाँ चूक हुई। क्योंकि अगर आप देखें तो गुजरात जो वहाँ पे भूकंप आया था उसमें काफ़ी हद तक तबाही हुई थी वहाँ गुजरात में। उसके बाद गुजरात खड़ा हुआ, एक हम कह सकते हैं कि विकसित राज्य है, हर तरह की चीज़ें हैं। और जो लोग निशाना साधते हैं गुजरात पर, वो सिर्फ इसलिए निशाना साध रहे हैं क्योंकि ये जो तरक्की गुजरात ने हासिल की, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल की। और जो और नेता हैं वो दशकों से राजनीति में हैं, उनके परिवार भी राजनीति में हैं, उनके पास बेहतर संसाधन थे, जो समय था वो भी बहुत था, और बहुत विकल्प भी थे, लेकिन उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया, सिर्फ वक्त जाया किया, वोट बैंक की राजनीति में लगे रहे। जबकि गुजरात में काम हुआ, गुजरात में जो जल की समस्या थी, भीषण समस्या थी, वहाँ हर घर नल से जल पहुँचा। तो ये ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं गिनाई जा सकती, गुजरात की हर चीज़ में आपको दिखेगा कि ये देश से बहुत, देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे है गुजरात। तो जो आज सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तब भी निशाना साधते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री पद से आगे बढ़कर जब वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे तब भी निशाना साधते हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए, आपको ये बात माननी होगी कि भैया वो वहाँ पर वडनगर के एक रेलवे स्टेशन पर आप चाय बेचते हुए अपने मेहनत से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, तो कुछ तो उस व्यक्ति ने किया होगा गुजरात। एक ऐसी पार्टी में रहते हुए जो अछूत मानी जाती थी। जी, तो आप वहाँ पर और उस पार्टी ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास। तो ये एक बड़ी बात है। और ये देखिए, किसी को आप किसी के लिए आप कुछ अमर्यादित भाषा बोलते हैं
तो ये फिर भी चल जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप पनौती जैसा शब्द यूज़ कर रहे हैं, जेब कतरा, पनौती जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि राजनीति मर्यादा जो है आप उसका बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं राहुल गांधी की बात करना चाहूँगा यहाँ पर। राहुल गांधी जी ने, आप देखिए कि उनको तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि उनके परिवार से 3 लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और अगर उनकी माताजी का विदेशी मूल का मुद्दा एन वक्त पर आड़े नहीं आया होता तो उनकी माताजी भी प्रधानमंत्री बन चुकी होती। तो आप एक ऐसे परिवार से आते हैं। दूसरा एक चीज़ जो जिस तरह से उन्होंने पनौती और जेबकतरा शब्द प्रधानमंत्री के लिए उपयोग किया, उससे एक चीज़ और प्रदर्शित होती है कि आप प्रधानमंत्री पद पाने के लिए आतुर भले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए आपके मन में कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का विधेयक भी सरेआम से फाड़ा था, और आप लगातार प्रधानमंत्री को कभी चौकीदार चोर है, जैसा पिछले 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने बोला था, और आपने इस जेब से पैसा निकाल के उस जेब में डाल दिया, ये इस तरीके की बातें कहते रहते हैं, और ख़ास तौर पे गुजरात के व्यापारियों पर ही निशाना आप साधते हैं। तो ये दिखाता है कि आप राष्ट्रीय राजनीति के लायक फ़िलहाल नहीं हैं। आपको पहले क्षेत्रीय स्तर पे राजनीति करनी चाहिए और वहाँ पर जो समझना चाहिए राजनीति को। और मैं याद दिलाना चाहूँगा अंकित जी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार इच्छा जाहिर की थी, संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि मैंने राहुल गांधी को प्रस्ताव दिया था कि वो सरकार को ज्वाइन करें, मंत्री पद संभालें। अगर राहुल गांधी ने मंत्री पद संभाला होता तो उनको बहुत से अनुभव हुए होते, और सरकार और प्रशासन कैसे चलता है, राजनीति कैसे आगे बढ़ती है, इसके बारे में पता होता। आज जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं या अचानक से कुछ भी कह जाते हैं तो उनकी पार्टी के नेता ही सन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब इसको डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, वो लोग भी कितना डैमेज कंट्रोल करें। तो प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना, ये राजनीतिक जो शालीनता है, और ख़ासतौर पर गांधी परिवार की अगर हम बात करें तो ना गांधी परिवार ने कभी ऐसे पर्सनल अटैक किसी विपक्षी नेता पर किए थे। अगर हम बात करें, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात हो, राजीव गांधी जी की बात हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, और आप उस ज़माने के आप देखिए, चाहे अटल जी हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, ऐसे जो व्यक्तित्व ऐसे थे कि वो एक बड़ी शालीनता के साथ हमला बोला जाता था। हमला अगर आप प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं तो वो ससम्मान होता था और उसका एक आधार होता था। आप किसी को भी चोर उचक्का बोलने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा होती है। हमारा जो संवैधानिक पद है, शीर्षस्थ पद है, अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें भारत में, तो वो कुछ तो सम्मान होना चाहिए। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि विडंबना है। और इससे राहुल गांधी, अब मैं देख रहा था, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सोशल मीडिया पर जो लोग राहुल गांधी की जय जयकार दिन भर करते हैं, वो भी इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे कि राहुल गांधी को ऐसी टिप्पणी प्रधानमंत्री पर सीधे करने से बचना चाहिए था। ये ठीक है कि आपके ईडी ने वो एजेएल मामले में आपकी जो संपत्ति थी वो कुर्क कर ली या तमाम तरह की कार्रवाई करी हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि कहीं वो अदालत के निर्देश पर हो रहा है या सरकार के निर्देश पर हो रहा है, उसके पीछे आधार क्या है। आप जनता को पूरी बात बताते नहीं हैं, सिर्फ ये कि मोदी ने ईडी को भेज दिया, बीजेपी ने सीबीआई को भेज दिया, इस तरीके की बातें करने के बजाय हमको आधार बताना चाहिए कि क्यों ईडी और सीबीआई ने वो कार्रवाई की है, और अगर वो राजनीतिक द्वेष से की गई है तो क्या आप उसके खिलाफ कोर्ट गए हैं, आपने उसके खिलाफ अगर वो कार्रवाई अवैध है तो क्या आपने उसके खिलाफ एफआईआर कराई है। अगर नहीं कराई है, आप कोर्ट नहीं गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। बिल्कुल, राजनीति में प्रतिद्वंदिता और भाषा की गरिमा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और शायद सभी राजनीतिक दल को, और जिसमें राहुल गांधी भी आते हैं, सबको समझने की ज़रूरत है। फिलहाल दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने आज, अगर देखा जाए, इस सप्ताह 2 बातें कही हैं। पहली बात कि दिल्ली के उपराज्यपाल और जो दिल्ली सरकार है वो एक साथ क्यों नहीं बैठते और जो मुख्य सचिव की नियुक्ति है उस पर फैसला क्यों नहीं करते हैं। हर बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्यपाल हैं वो अधिक दिनों तक कोई भी फाइल दबाकर नहीं रख सकते हैं, और ये उन्होंने पंजाब के संदर्भ में कहा। हालांकि देखा जाए तो तमाम राज्यपालों के लिए ये एक संदेश था। तो सर, इन दोनों फैसलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सही बात है कि देश के सभी राज्यपालों के लिए संदेश है, सभी मुख्यमंत्रियों के लिए संदेश है, और संविधान ने हर पद की एक जो सीमा निर्धारित कर रखी है कि उनकी क्या कार्यक्षेत्र है,
मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र निर्धारित है, राज्यपाल का कार्यक्षेत्र निर्धारित है, उपराज्यपाल का कार्यक्षेत्र निर्धारित है, सभी का कार्यक्षेत्र निर्धारित है। तो आपको अपने कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो आपके जो भी दायरा है उसके भीतर रहकर काम करेंगे, सामंजस्यता से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राज्य के लिए अच्छा रहेगा। अब अगर मुख्यमंत्री ये आरोप लगाता है कि राज्यपाल फाइलें दबाकर बैठे हैं, विधेयकों को साइन नहीं कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री की पार्टी अगर राज्यपाल राज्य से बाहर जाओ के पोस्टर लगाती है, तो ये देखिए इसका संदेश अच्छा नहीं जाता है। इसका असर सीधा का सीधा प्रशासनिक कामकाज पर पड़ता है, सरकारी मशीनरी पर पड़ता है। जनता के मन में ये दिखता है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं, तो जो वादे किए गए थे घोषणा पत्र में वो कहाँ से पूरे होंगे। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं। और ये जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जिन भी राज्यों में विवाद इस तरह के चल रहे हैं, हालांकि अगर आप जहाँ भी ऐसे विवाद चल रहे हैं वहाँ पर आप मुख्यमंत्री का पक्ष सुनेंगे तो लगेगा कि राज्यपाल अन्याय कर रहे हैं, राज्यपाल का पक्ष सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री अन्याय कर रहे हैं। तो ये इसमें न्याय अन्याय कि क्या होना चाहिए, दायरा किसका क्या होना चाहिए, इसके बारे में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मिलकर काम करना चाहिए। ये सही है कि जो राज्यपाल हैं वो किसी एक पार्टी से संबंध रखते हैं, और वो जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है उसी के ही वो पदाधिकारी कभी रहे होते हैं, या उसके अनुशंसा पर ही राज्यपाल बनाए जाते हैं। तो उस पार्टी के प्रति भी उनका कुछ कर्तव्य होता है। लेकिन आप जब राजभवन में पहुंच गए हैं तो आपका कर्तव्य संविधान ने आपके लिए जो भूमिका निर्धारित की है उसको निभाने का है, तो उसको निभाइए। और ठीक है, आपको अपने आगे के भविष्य की भी चिंता होनी स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल तो जो भी 5 साल का कार्यकाल मिला है राजभवन में आपको, उसमें संविधान ने आपके लिए जो दायरा तय किया वो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। और मुख्यमंत्री भी जिस तरीके से अनावश्यक खासतौर पर वोट बैंक की राजनीति के चलते या तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ ऐसे विधेयक जानबूझकर राज्यपाल के पास भेजते हैं जिस पर कि वो उसको लटकाने या उसको रोकना या उसको विचारार्थ वापस भेजना उनके लिए मजबूरी हो, या राज्यपाल ने अपने विवेक से भी निर्णय लिया हो कि नहीं ये राज्य के हित में नहीं है, तो उसका भी उसको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो राज्यपाल के पास भी अधिकार है कि वो कैबिनेट को वापस भेज सकता है कि भाई ये इसमें मेरी ये कुछ प्रश्न हैं, आप इनका समाधान कीजिए, उसके बाद मैं उसको मंजूरी देता हूँ। तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि वो दिल्ली के इशारे पर हो रहा है, या ये इस तरीके के बयान। देखिए, जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो इस तरीके की राजनीति के लिए नहीं है। और अगर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है तो मुख्यमंत्री और वहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं उनके बीच में होना चाहिए। तो उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पहली बार नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय कई बार दे चुका है, और राज्यपालों को भी फटकार लगाई है, मुख्यमंत्री को भी फटकार लगाई है। तो ये, लेकिन फिर भी जो राजनीति ऐसी चीज़ है कि कोई मानता ही नहीं है। और बिल्कुल, और सबके सामने अभी ताज़ा उदाहरण भी है जगदीप धनखड़ का, और शायद कई राज्यपाल उस रास्ते पर जाना चाहते हैं। लेकिन सर, आखिर में, क्योंकि ये दिलचस्प टॉपिक रहता है और हम अपने हर एपिसोड में इस टॉपिक को छूते भी हैं, इंडिया गठबंधन क्या अस्तित्व, कितना बचा है, कितना अस्तित्व रहने वाला है, वर्तमान स्थिति क्या है और आगे की परिस्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, इंडिया गठबंधन जिसको कि प्रधानमंत्री जी घमंडिया के गठबंधन कह के बुलाते हैं, उसमें हमने इसी कार्यक्रम में आपको बताया था कि जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी है, वो इस गठबंधन से बाहर आएगी, और उसने अपने प्रवक्ताओं को उन एंकरों के कार्यक्रमों में भेजने का निर्णय लिया है जिनका कि कांग्रेस ने कहा था कि पूरा इंडिया गठबंधन इनका बहिष्कार करेगा। यहाँ और बनता है कि आप उन पत्रकारों को जिसको इंडिया गठबंधन ने ब्लॉक किया था, उनमें से एक को कमलनाथ इंटरव्यू देते हैं जी, उनमें से एक को अशोक गहलोत इंटरव्यू देते हैं जी। तो क्या इसको भी उस पे उदाहरण के स्वरूप लिया जाना है? उस पर सहमति, उस फैसले पर सहमति इंडिया गठबंधन में तो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि कमलनाथ ने नाविका कुमार को इंटरव्यू दिया, तो ये हो सकता है कि कांग्रेस में भी इस पर सहमति नहीं थी। तो ये जो फैसला था वो एक तरफा निर्णय था। उस समय आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि ये गलत है, ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता था। दूसरी बात यह है कि हम 3 दिसंबर, जैसा आपने शुरू में कहा कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, तो 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ही नहीं आएंगे,
3 दिसंबर को इंडी गठबंधन के भी परिणाम आएंगे कि क्या वो गठबंधन बना रहेगा या उस गठबंधन से कोई 1, 2 या 3, 4, 5 पार्टियां बाहर निकलेंगी। वो गठबंधन का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है इन विधानसभा चुनाव के परिणामों पर। अगर कांग्रेस का बुरा हाल शुरू होता है तो आप देखिएगा कि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, यही आरोप लगाते हुए कि एक तरफा निर्णय लिया गया था कांग्रेस की तरफ से और क्षेत्रीय दलों का सम्मान नहीं किया गया, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, वो दूसरे नंबर की पार्टी है वहाँ पर, कांग्रेस वहाँ पर शून्य है लगभग। तो ये आप देखिए कि ऐसे ही 2-4 पार्टियां और भी हैं जो कि शायद निकलेंगी इस गठबंधन से, बहाना ढूंढ रही हैं और वो बहाना 3 दिसंबर को मिल जाएगा। और नतीजे अगर 50-50 या 70-30 रहते हैं, हाँ, तो वो फिर उसमें मैंने वही कहा कि इंडी गठबंधन बरकरार रहेगा या उसका उसमें पहला विभाजन होगा, इसका भी 3 दिसंबर को परिणाम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस हिसाब से जो राजनीति है उसकी दिशा तय होती है। लेकिन जब हम अगला एपिसोड कर रहे होंगे तो उस दिन चुनावी परिणाम भी आ रहे होंगे और जैसा कि सर ने कहा कि न सिर्फ चुनावी परिणाम बल्कि इंडिया गठबंधन का भविष्य भी उस दिन तय हो जाएगा। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।